So, hello everyone. My name is Khagesh Raj and I am teaching the physics class 9th. And today we will start with the chapter motion, जो कि आपको आगे चल के पता चलेगा, जो कि काइनेमेटिक्स के अंदर आता है। तो हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। और आपको ये मोशन जो चैप्टर है, इसमें कई सारे सीक्वेंस है ना। जैसे पहले हम वी विल स्टार्ट विद द बेसिक्स। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें आपका एक पूरा सेक्शन है ना। तो हम अलग अलग सेक्शन को आपको अलग अलग पार्ट्स में ये पूरा लेक्चर मिलेगा मोशन का, ठीक है, विथ क्वेश्चंस। तो आपको इस चैनल पे बने रहना है और आपको पूरा जो मोशन का जो सिलेबस है, जो मोशन चैप्टर के जो कंटेंट है, विथ क्वेश्चन विथ एग्जाम्पल आपको बहुत ही डिटेल में समझने को मिलेगा। पार्ट बाय पार्ट आपको मिलता रहेगा, तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो वेलकम टू O2N डिजिटल एजुकेशन एंड माई सेल्फ खगेश। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि ये जो चैप्टर है मोशन चैप्टर के अंदर ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को इस बात का है कि मतलब मोशन में जो बहुत सारे टर्म्स है छोटे छोटे, है ना, अगर उसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये बहुत स्वाभाविक बात है कि आपको इस चैप्टर में हमेशा प्रॉब्लम बना रहेगा। लेकिन अब आप सही जगह पे आ चुके हैं, तो आपको जो है इस चैप्टर में कभी भी कोई भी इशू नहीं रहेगा। आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। मैं बिल्कुल जीरो से डिस्कस करूंगा, हर वो बात डिस्कस करूंगा। जब भी आप कोई भी बुक रेफर करेंगे, चाहे एनसीईआरटी रेफर कीजिए, चाहे आप कोई स्टैंडर्ड बुक भी रेफर करते हो, तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे मोशन के। ठीक है, तो इसी बात पे हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो लेट्स स्टार्ट विथ, तो वी विल डिस्कस द रेस्ट एंड मोशन। यहाँ पे दो टर्म है आपके पास, एक टर्म है रेस्ट और एक टर्म है मोशन। ठीक है, हम एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे। आप ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठेंगे, आप इसको नोट करते रहेंगे। ठीक है, बीच बीच में पॉज करके आप नोट कर लिया करो, ताकि आपको एक आइडिया रहे, ताकि आप उसको रिवाइज कर सको बार बार। करेक्ट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर रेस्ट एंड मोशन। अच्छा, रेस्ट एंड मोशन जो चैप्टर है ये आपका आता है किसके अंदर? काइनेमेटिक्स के अंदर आता है। दिस टॉपिक इज कम अंडर द काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स का क्या मतलब है? काइनेमेटिक्स का मतलब ये दो टर्म से मिलकर बना है, काइन प्लस मैथमेटिक्स का जो लास्ट का आपका पोर्शन है मैटिक्स, ये दोनों से मिलकर के बना हुआ है। काइन का मतलब होता है मोशन, काइन का मतलब क्या होता है? मोशन। और मेटिक्स का मतलब है मैथमेटिक्स। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मोशन, अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो उसके मोशन करने में जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, जो मैथ्स इन्वॉल्व है ना, हम उन सब को इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं। जैसे स्पीड है, डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इन सारी चीजों को हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो ये मोशन की मैथमेटिक्स को डिस्क्राइब करने वाला चैप्टर है। तो पहले तो आप ये समझ लो कि इस चैप्टर में जो आप पढ़ते हो, जो आप ग्राफ्स वगैरह देखते हो, स्पीड और टाइम के बीच में, डिस्टेंस और टाइम के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये जितने भी आप ग्राफ्स पढ़ते हो, मोशन की इक्वेशन पढ़ते हो, ठीक है, आप इसको, इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो अब आज के बाद ये चैप्टर आपको बिल्कुल ही आसान लगने वाला है, बहुत ही इजी लगने वाला है। इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि हम इस चैप्टर में पढ़ क्या रहे हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं जितना भी आप मोशन से रिलेटेड टर्म्स को सुनते हो, उस मोशन की मैथमेटिक्स कैसे इन्वॉल्व है इस चैप्टर के अंदर। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड अ काइनेमेटिक्स। करेक्ट? ओके, so let's start with the very basic term, रेस्ट क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट? आप जब क्वेश्चंस पढ़ोगे, जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको इसमें मिलेगा कि रेस्ट क्या होता है। व्हाट इज रेस्ट? पहली बात, व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट का मतलब क्या है समझते हैं। रेस्ट का मतलब है अ बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट
इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में, ये कैसे पता चलेगा कि अगर बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को अगर टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, मान लो टाइम बीतता जा रहा है लेकिन जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो नहीं बदल रही है। क्या मतलब है इस बात का? ऑब्जेक्ट का यहां पे आप ध्यान देंगे, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। मतलब कि समय बीतता गया लेकिन समय के एक्सपैंड होने के साथ साथ, समय के गुजरने के साथ साथ, समय के पास होने के साथ साथ ऑब्जेक्ट ने अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया। इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। जैसे सबसे बेसिक एग्जांपल आप अपने स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में कहीं भी देखते होंगे, जैसे मान लो ये बोर्ड है ना, ये हमारा जो स्मार्ट बोर्ड है, ये आप अभी देख रहे हो, अभी मान लो कितना टाइम हो रहा है, आपको यहाँ पे टाइम दिख रहा होगा, मान लो घड़ी में 10 बज रहे हैं, लेट अस एग्जांपल के लिए 10 बज रहे हैं, आपने देखा 10 बजे ये बोर्ड यहाँ पे, हाँ, आप कल फिर आए सुबह 6 बजे 7 बजे कभी भी, आपने देखा ये बोर्ड यार यहीं पे है, तो टाइम तो बीता लेकिन इस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है। यहाँ पे हमने एक टर्म यूज किया है, क्या आप ध्यान दोगे, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी किया, हमने एक टर्म यूज किया है रेफरेंस पॉइंट। क्या मतलब है इस बात का, इसको हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे मान लो अभी जो हमने बताया वही एग्जांपल में भी है, अ टेबल एंड चेयर लाइंग इन अ रूम आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट बिकॉज दे डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग ऑफ द रूम। वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है, अच्छा आसपास की चीजें तो बदल रही हैं, टाइम बदल रहा है, टाइम के बदलने के हिसाब से दिन और रात हो रहा है, बाकी और भी इवेंट्स हो रहे हैं, और भी फेनोमेना हो रहे हैं, लेकिन इस बोर्ड ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट किस में था? रेस्ट में है। तो सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि भैया अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में या टाइम के रिस्पेक्ट में या रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर अपने पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा है, इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में। का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में। सिंपल सा कहानी है। फाइन, आगे बढ़ते हैं, हम रेफरेंस पॉइंट को काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वी विल गो टू द नेक्स्ट। तो नाउ वी डिस्कस द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है समझते हैं। अभी जो हमने रेफरेंस पॉइंट यूज किया, इसको समझने के लिए हमारे पास एक टॉपिक है छोटा सा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोशन जैसे चैप्टर को समझने के लिए बहुत नेसेसरी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना। अगर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट पता है तो आप कभी भी न्यूमेरिकल पोर्शन में नहीं अटकोगे। ठीक है, आप जब कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे या एनसीईआरटी भी आप रीड करोगे तो वहां पे आपको रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर मैं बहुत ही आसान तरीके से बोलूं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि देखने का नजरिया। आप समझ रहे हो, जैसे आप अमूमन अपनी आम जीवन में देखते हो कि किसी भी बात को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के लोगों को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। बात समझ आ रहा है? कोई क्या करता है कि किसी को किसी चीज का देखने का नजरिया कुछ और है, किसी का नजरिया कुछ और है। जैसे आप अगर देखते हो कि अपनी सोसाइटी में, अपने गांव मोहल्ले में जहां पे भी आप रहते हो, आप देखते हो कि यार कोई इंसान जो है ना, वो मान लो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, लेट अस सपोज, ठीक है, तो उसके प्रति लोगों का थॉट प्रोसेस अलग है। लेकिन वही कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही मतलब ऐसे गर्म मिजाज का है, बहुत ही थोड़ा अलग व्यवहार का है, तो उसके प्रति लोगों का नजरिया अलग है। आप सबसे इसकी अच्छी चीज देख सकते हो, जैसे आप मेट्रो, बस, ट्रेन कहीं भी सफर करते हो तो वहां पे आप देखते हो कि जैसे कहीं पे मान लो जैसे कोई फीमेल है ना, तो उनके लिए हमारा रिस्पेक्ट पॉइंट अलग होता है, हमारा सोचने का, देखने का नजरिया अलग होता है। लेकिन वहीं पे अगर सेम जगह पे कोई मेल है, उसके लिए हमारा सोचने का नजरिया अलग होता है। आप ये हर जगह डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं कहीं चीज इसका गलत इस्तेमाल भी होते हुए आप देखते हो। ठीक है, आपको लगता है कि यार अगला इंसान जो है जस्ट जेंडर की वजह से उसको ये बेनिफिट मिल रहा है ना, तो वो चीज है। आप अपने घर में देख लो, अगर अपने घर में आप दो सिबलिंग्स हो, अगर एक पढ़ने में बहुत अच्छा है तो उसके प्रति लोगों का नजरिया अलग होगा, उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग हो गया। लेकिन अगर कोई मान लो एवरेज है या बिलो एवरेज बच्चा है तो उसके प्रति उसी पेरेंट्स का सोचने का नजरिया अलग है।
तो अगर कोई पेरेंट्स भी इसको देख रहे हैं, इस चीज को सुन रहे हैं, तो उनको समझना चाहिए कि सारा खेल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है, सोचने की नजरिए का है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फिजिक्स के अंदर, इस चैप्टर के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस है कि आप उस चीज को कैसे सोच रहे हो। इवेंट एक ही है, एक ही इवेंट को सोचने के मल्टीपल वेज है। तो उसको हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है। देखते हैं यहाँ पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नथिंग बट अ पॉइंट और ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू विच वी ऑब्जर्व मोशन और रेस्ट। अभी मैंने वही चीज आपको बोला कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं है बल्कि एक पॉइंट है या फिर एक ऑब्जेक्ट है जिसके रिस्पेक्ट में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। तो मान लो किसी के लिए कोई ऑब्जेक्ट, मान लो कि मेरे लिए जो चीज रुकी हुई है, हो सकता है कि अगले इंसान का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया तो वही ऑब्जेक्ट उसको मोशन में नजर आएगी। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल ऐसे लेने वाले हैं आपकी डेली लाइफ से जिससे आप कनेक्ट कर पाओगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। तो नेक्स्ट देखो, मैंने आपके सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे लिख भी दिया, ध्यान देंगे आप, जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या मोशन को स्टडी करते हैं वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या मोशन को स्टडी करते हैं वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ओके, नेक्स्ट। नाउ, तो नाउ टेक द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट का मतलब क्या हो गया कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में। अच्छा, मोशन का क्या मतलब है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदल रहा है, इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में। लेकिन अगर उसी ऑब्जेक्ट का, अगर आप देखोगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में पोजीशन नहीं बदला, इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में। तो सारा खेल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बेसिक मतलब क्या है, आम लैंग्वेज में समझो तो क्या है, देखने का नजरिया। अभी हमने कई सारे आपके एग्जाम्पल लिए, तो इसको थोड़ा और डिटेल में अगर हम आगे ले जाएं तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहां पे आपको बताना चाहता हूं, ध्यान देंगे। जैसे लेट अस अज्यूम कि आप एक बस में बैठे हुए हो, बस, ऑटो, कुछ भी समझ लो। तो लेट अस अज्यूम यू आर सिटिंग इन ए बस। मान लो आप एक बस में बैठे हो, ठीक है सर, बैठे हैं। तो अब उस पूरे इवेंट को बेटा आप इमेजिन करो कि आप एक बस में बैठे हो, ठीक है सर, सोच लिया हम एक बस में बैठे हुए हैं। फॉर ए पर्सन सिटिंग बिसाइड यू, और मान लो आपके पीछे कोई पर्सन बैठा हुआ है, तो क्या होगा, आप उसको कैसे नजर आओगे, रेस्ट में। दोनों लोग बस के अंदर ही बैठे हैं। मान लो कि मैं यहां पर बैठा हूं, बस चल रही है, बस चल रही है, मैं यहां पर बैठा हूं और मेरे आगे एक पर्सन बैठा है जो कि आराम से बैठा हुआ है बस में, मैं भी बैठा हुआ हूं। तो मुझे वो पर्सन कैसे नजर आएगा, मुझे वो पर्सन रेस्ट में नजर आएगा या मोशन में नजर आएगा। और बहुत स्वाभाविक सी बात है, इस सीन को आप इमेजिन कर सकते हो कि आप एक बस चल रही है, ऑटो चल रही है, मान लो आप उसमें बैठे हुए हो, आराम से अपना एंजॉय कर रहे हो बैठ के, बस चल रही है, कहीं घूमने गए हो, खिड़की से बाहर नजारे देख रहे हो। आपके ठीक आगे कोई बंदा बैठा हुआ है ना, आपके ठीक आगे कोई इंसान बैठा हुआ है, तो वो आपको रेस्ट में नजर आएगा या मोशन में? ऑब्वियसली वो आपको कैसा लगेगा, रेस्ट में। वो आपको कैसा लगेगा, रेस्ट में। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा कि लेट अस अज्यूम यू आर सिटिंग इन ए बस, फॉर अ पर्सन सिटिंग बिसाइड यू, यू आर एट रेस्ट, बट फॉर ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड। अब मान लो कि इसी चीज को, अभी आप बस में बैठे थे, आपके आगे कोई पर्सन बैठा था, ठीक है, आपके आगे मान लो कोई बहुत ही ब्यूटीफुल इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, तो आपको वो पर्सन कैसा लगेगा, रेस्ट में। लेकिन अब आपने क्या किया, अब आप बस कहीं पे रुकी और आप उतर के बाहर आ गए। अब आप उतर के बाहर ऐसे रोड पे खड़े हो, है ना, अब आप ऐसे रोड पे खड़े हो, बस अभी भी चल रही है। तो जो पर्सन आपके आगे बैठा हुआ था, अब आप बस में नहीं हो, अब आप बस के बाहर खड़े हो, बस चल रही है। तो जब बस आगे जा रही है तो जो पर्सन आपके आगे बैठा हुआ था, जो अभी थोड़ी देर पहले आपके लिए रेस्ट में था, अब वही पर्सन आपको कैसा लगेगा, मोशन करता हुआ, मूव करता हुआ, क्योंकि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया। अब आप अर्थ पे खड़े हो, और हम अर्थ को जनरली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, मतलब रुका हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं।
अब आप सोचोगे कि सर वैसे तो अर्थ रोटेट करती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप ऐसे समझो, बहुत एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि बहुत अच्छा सवाल है कि जैसे मान लो ये आपका अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ काफी बड़ा है, इसका तो डायमीटर काफी ज्यादा है, तो काफी बड़ा स्फीयर है मान लो। अब आप इसके ऊपर एक छोटा सा इंसान, बहुत ही ऐसे मान लो कि चींटी जैसा आप महसूस करोगे इसके ऊपर। एक इतने बड़े प्लेनेट पे, अर्थ एक प्लेनेट है, इस प्लेनेट के ऊपर आप क्या हो, उस प्लेनेट के रिस्पेक्ट में आपकी साइज क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है। तो आप मान लो यहाँ पे खड़े हो, ठीक है सर, तो आपके लिए तो ये कैसा, ये मान लो पूरा फ्लैट सरफेस है आपके लिए। ऐसे समझो ना कि एक चींटी को उठा के एक फुटबॉल के ऊपर रख दो, तो छोटी वाली चींटी होती है रेड वाली, उसको उठाओ और फुटबॉल के ऊपर रख दो, तो उसको तो क्या है, उसको तो वो जितना दूर देख पा रही है उसको तो पूरा ऐसे सरफेस फ्लैट ही नजर आएगा। तो चींटी के लिए वैसे ही हम प्लेनेट के ऊपर कैसे हैं, एक चींटी के समान ही है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि लेट अस अज्यूम यू आर सिटिंग इन ए बस, फॉर ए पर्सन सिटिंग बिसाइड यू, यू आर एट रेस्ट, बट फॉर ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड यू आर इन मोशन। अब देखे, समझ में आ रहा है बात को, कि जब आप बस के अंदर बैठे थे तो आपके आगे जो पर्सन बैठा था, बस चल रही थी, आपके लिए वो रेस्ट में था, यस सर। अब बस कहीं पे रुकी चाय पानी के लिए, आप बस के बाहर उतरे, लेकिन वो इंसान जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे थे, वैसे ऑब्जर्व तो आप लोग करते ही हो बस में, है ना, तो मान लो कि वो इंसान अभी भी बैठा हुआ है या बैठी हुई है ना, दोनों लोग खुश हो जाए, और आप अब बाहर उतर चुके हो, लेकिन मान लो गलती से बस छूट गई, बस चलना स्टार्ट की, तो बस जब चलना स्टार्ट की तो आपने देखा कि जो इंसान आपके आगे बैठा हुआ थोड़ी देर पहले रेस्ट में लग रहा था, वही आपको मोशन में लग रहा है, क्योंकि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल चुका है। क्लियर है, ठीक है, अच्छा सर। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रेस्ट और जो मोशन है ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, ये एब्सोल्युटली बोल पाना मुश्किल है, एकदम दावे के साथ बोल पाना मुश्किल है। ये पूरा पूरा डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, आप कहां से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। आप कोई मोशन वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रुकी हुई ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, या आप रुके हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चलती हुई चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे, इसको आप ध्यान से समझेंगे, है ना, ध्यान से पढ़ना है बेटा, इधर उधर, है ना, इधर उधर नहीं देखना है, ठीक है, ये तुम्हारे लिए ही लिखा गया है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप का होता है, कौन कौन सा सर, एक तो आपका है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सर इसका क्या मतलब है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब, इनर्शिया मतलब क्या होता है, रुका हुआ, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है अ फ्रेम विच इज एट रेस्ट, सिंपल, अ फ्रेम विच इज एट रेस्ट। तो अब आगे से कहीं भी आप मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लेट अस सपोज आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो अब उसमें आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाली चीज को अगर समझना है तो आप क्या बोलोगे कि सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल लिखा हुआ था, इसका मतलब है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ऐसा फ्रेम जो कि किसमें है, रेस्ट में है। और दूसरे शब्दों में समझो तो, और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। आगे चल के बहुत और डिटेल में हम समझने वाले हैं, ठीक है। अब कई बार जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो वहां पे लिख के आ जाता है कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सब टर्म। देखो इस चैप्टर का ना बेटा यही डिफिकल्टी है, आपको ना बहुत जगह पे आप पढ़े होगे इससे पहले भी कहीं ना कहीं, जो बेसिक टर्म्स है ना वही आपको क्लियर नहीं है इस चैप्टर के, इसीलिए आपको ये चैप्टर मुश्किल लगता है। लेकिन जब आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखोगे इस क्लास को, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि बहुत सारे ऐसे टर्म्स थे जो आपको क्लियर नहीं थे, इसकी वजह से ये चैप्टर मुश्किल लगता है। इस चैप्टर में ऐसा कुछ है ही नहीं। खैर एनीवे, तो हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे थे। अब फ्रेम विच इज एट रेस्ट, ऐसा फ्रेम जो रुका हुआ है, ऐसा फ्रेम जो रुका हुआ है। और अर्थ को हम अमूमन कैसा फ्रेम मानते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अर्थ को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सोच के देखो कि अगर अर्थ को हम नॉन इनर्शियल मान लें, अगर अर्थ को हम एक नॉन इनर्शियल, एक मोशन वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लें, तो सोच के देखो हमारे लिए न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। तो हमने अर्थ को कैसा ले लिया है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया है। आगे चलते हैं। तो अ फ्रेम विच इज एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, या अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है
या अगर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है तो कैसे मूव करना चाहिए, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है सर, इसका क्या मतलब है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है मतलब उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जब हम एक्सेलरेशन वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम फिर से आपको बताएंगे कि एक्सेलरेशन का एक्चुअल मतलब क्या है। अभी के लिए आप इतना समझो कि या तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, इसका मतलब इनर्शियल फ्रेम है रेस्ट वाला, या फिर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, नो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, है ना। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम्स कैसा है, कांस्टेंट। क्लियर है इतना बात, ठीक है आगे चलते हैं। उसके बाद नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो बेटा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है अ फ्रेम विच इज एक्सेलरेटिंग, ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम है। जैसे लिफ्ट में आप मूव कर रहे हो, आप झूला पे बैठे हुए, झूला चल रहा है, रोलर कोस्टर, तो अ फ्रेम विच इज एक्सेलरेटिंग और चेंजिंग डायरेक्शन। मान लो व्हीकल या कोई गाड़ी बस कुछ भी मान लो, वो चल रही एकदम से शार्प टर्न लिया, है ना, तो चेंजिंग डायरेक्शन या टर्निंग वाला पोर्शन, इन दिस फ्रेम वी फील एक्स्ट्रा फोर्स। आप देखते हो जब आप बस में बैठते हो या कोई भी व्हीकल में आप बैठे हो, जैसी शार्प टर्न आता है, जैसी वो व्हीकल टर्न लेता है, तो आपको अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स महसूस होता है। वो जिस तरफ टर्न लेता है आप उस तरफ झुक जाते हो, अगर इधर ले रहा है तो इधर हो जाते हो, इधर ले रहा है तो इधर हो जाते हो। वो क्यों होता है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से होता है। आप अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स फील करते हो, आप अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स फील करते हो, और उसी फोर्स का नाम क्या है, स्यूडो फोर्स। जब हम लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम स्यूडो फोर्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे मिलने वाला सब कुछ है, आप बस पेशेंस रखिए और आपको छोटे छोटे पोर्शन में, मतलब छोटे छोटे पोर्शन में, छोटे छोटे पार्ट्स में सारा कंटेंट मिलने वाला है। आप टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन भी कराया जाएगा, सॉल्यूशन भी डिस्कस किए जाएंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। आपको बस बने रहना है इस चैनल पे। तो इन दिस फ्रेम वी फील एक्स्ट्रा फोर्स, जिसका की नाम है स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या होता है सर, ये आप लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, ओके सर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कुछ एग्जांपल्स हैं, देखेंगे। जैसे जो मैं भी डिस्कस कर रहा था, ट्रेन या फिर बस है मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। ट्रेन या बस जो है एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है। दूसरा, पर्सन सिटिंग ऑन ए चेयर, कोई पर्सन जो आराम से कुर्सी पे बैठा हुआ है, मान लो तुम चेयर पे आराम से बैठे हुए हो, ठीक है सर। उसके बाद कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड विथ कांस्टेंट स्पीड, एक कार है जो बिल्कुल सीधी रोड पे, स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है अपने कांस्टेंट स्पीड से। मान लो अगर गाड़ी 60 पे चल रही है तो 60 पे ही चल रही है, 80 पे है तो 80 पे चल रही है, वो स्पीड को कम ज्यादा नहीं कर रहा है, और कहीं पे रोड पे टर्न नहीं है, एकदम सीधा चल रहा है स्ट्रेट रोड पे, ठीक है सर। उसके बाद इफ वी ड्रॉप ए बॉल इनसाइड अ स्मूथली मूविंग ट्रेन, मान लो कोई ट्रेन जो है स्मूथली मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, और अगर आप उसके अंदर, मान लो आपने बॉल लिया है या कोई भी है ना चीज ले लो, है ना, अगर आप उसको ड्रॉप करते हो चलती हुई ट्रेन के अंदर, ट्रेन चल रहा है, आप ऐसे खाली बैठे हो, मस्ती मजाक में आपने कोई बॉल लिया और ऐसे आपने खेलना शुरू किया, तो अगर आप उसको ड्रॉप करोगे इनसाइड ए स्मूथली मूविंग ट्रेन, तो इट फॉल्स स्ट्रेट डाउन, वो ऑब्वियस सी बात है, वो एकदम सीधा नीचे जाएगा। बिकॉज ट्रेन जो है वो कैसा है, ट्रेन जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अप्रोक्सीमेटली। क्यों इनर्शियल है सर, वो तो चल रहा है, लेकिन अभी हमने क्या बताया, कैसे मूव कर रहा है। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, स्मूथली मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि वो कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कुछ एग्जांपल बता दीजिए सर। बिल्कुल, एग्जांपल्स ऑफ सम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे कार और ट्रेन सडनली ब्रेकिंग। मान लो कि आप कार या ट्रेन में बैठे हो और वो सडनली उसमें ब्रेक लगा, कार और ट्रेन में आप बैठे हो और सडनली उसमें ड्राइवर ने सडनली ब्रेक लगाया, तो क्या होगा, जब वो सडनली ब्रेक लगाएगा तो व्हेन व्हीकल सडनली स्टॉप्स यू मूव फॉरवर्ड, आप ये महसूस करते हो। मान लो ट्रेन में भी बैठे हो या बस में बैठे हो या ऑटो में ही बैठे हो, एकदम से अगर ब्रेक मारता है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हो। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है स्यूडो फोर्स की वजह से। और स्यूडो फोर्स क्या है सर, अगेन लॉ ऑफ मोशन में समझेंगे। उसके बाद जब कोई व्हीकल शार्प टर्न टर्न लेता है तो क्या होता है,
sorry, when vehicle turn we feel pushed sideways. Again, this is because of नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ इफेक्ट. अभी हमने आपको बताया कि एकदम से टर्न आया तो अगर राइट टर्न, मान लो कि इस तरफ का टर्न है तो आप इस तरफ, इधर हो तो आप इधर झुक जाते हो. ये सबने महसूस किया होगा डेली लाइफ में. उसका वजह क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम. उसके बाद एक्सेलरेट, अभी हमने बताया रोलर कोस्टर झूला वाला नॉन इनर्शियल फ्रेम है, मूव कर रहा है. एक्सेलरेटिंग लिफ्ट, लिफ्ट में आप ऊपर जा रहे हो या नीचे आ रहे हो, उसके अंदर अगर आप हो तो वो कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? नॉन इनर्शियल है. सो यहां पे मैंने एक लाइन कंक्लूड किया है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव नॉट अब्सोल्यूट. क्या मतलब इस बात का कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, ये कौन डिसाइड करेगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये कोई अब्सोल्यूट चीज नहीं है कि हाँ ये रेस्ट है और ये मोशन है ना. दे आर रिलेटिव. रेस्ट और मोशन देखने का नजरिया है. आप कहां से देख रहे हो? आप चलती हुई फ्रेम से रुकी हुई चीज को देख रहे हो या रुकी हुई चीज को चलती हुई फ्रेम से देख रहे हो? इस पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है. इस बात को समझना बहुत जरूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है. देखो बेटा, यहां पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं. ठीक है, लेट अस अज्यूम अ मैन सिटिंग इन ए मूविंग ट्रेन थ्रोज अ बॉल अपवर्ड. मान लो कि मूविंग ट्रेन में कोई इंसान बैठा हुआ है और उसने बॉल को अपवर्ड, ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो उसके लिए बॉल जो है कहां जाएगा? बॉल गोज स्ट्रेट अप. पहले तो बॉल ऊपर जाएगी और फिर वो नीचे आएगी. बट ये कब ऑब्जर्व किया? जब वो अंदर बैठा है. लेकिन अब बाहर से सोचो, बट फॉर ए पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड द ट्रेन. अब कोई पर्सन प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और ट्रेन चल रही है और उसके अंदर मान लो तुम्हारा दोस्त बैठा है ट्रेन के अंदर. एक ट्रेन चल रही है, उसके अंदर आपका कोई दोस्त बैठा है और वो ये वाला काम कर रहा है, बॉल को ऐसे ऊपर फेंक रहा है. तो बॉल पहले ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है. लेकिन आप मान लो इसको ऑब्जर्व, पहले ऑब्जर्व कर रहे थे अंदर बैठ के ट्रेन के, अब आप प्लेटफॉर्म पे आ गए और आप सेम इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो रुके हुए फ्रेम से. प्लेटफॉर्म पे आप रुके हुए, ट्रेन चल रही है, आप रुके हुए फ्रेम में हो, ट्रेन चल रहा है. आपका जो दोस्त अंदर बैठ के अभी भी सेम इवेंट कर रहा है, सेम काम कर रहा है, लेकिन अब आपका दोस्त चलती हुई फ्रेम में है, आप रुके हुए फ्रेम में हो. तो क्या महसूस होगा आपको कि जो बॉल है वो एक कर्व पाथ लेती हुई आपको दिखेगी. मतलब जो बॉल पहले सीधा ऊपर नीचे जा रही थी, अब बॉल जो है एक हल्का कर्व पाथ लेती हुई दिखेगी. तो कहने का मतलब क्या है कि आप देख रहे हो कि इवेंट सेम है, फ्रेम जो है वो डिफरेंट होने से ऑब्जर्वेशन डिफरेंट हो गया. फ्रेम के डिफरेंट होने से ऑब्जर्वेशन डिफरेंट हो गया. यस सर, फ्रेम अगर बदलेगा तो ऑब्जर्वेशन बदलेगा, भले ही इवेंट सेम हो. बात समझ आ रहा है? यही चीज मैं भी आपको अभी बता रहा था. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. तो यहां पे आज हमने जो भी पढ़ा उसका ये समरी है, आप इसको ध्यान से समझेंगे. अगर आपका फ्रेम इनर्शियल है यानी कि रुका हुआ है तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ऑब्वियस सी बात है. यानी कि नो एक्सेलरेशन का दूसरा मतलब क्या है? उसका दूसरा मतलब है कि व्हीकल है या कोई ऑब्जेक्ट जो भी है उसकी स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है. इसका मतलब है कि आपको वो नॉर्मल फील होगा. आपकी फीलिंग कैसी होगी? नॉर्मल. सब कुछ ठीक है. अच्छा, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है यानी कि वो फ्रेम कैसा है? या तो एक्सलरेटिंग फ्रेम है या वो शार्प टर्न वाला, टर्निंग वाला केस है. तो उसके केस में अगर मान लो जैसे हम एक एग्जांपल ले ले ब्रेकिंग ऑफ बस वाला, है ना, तो आपको अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स महसूस होगा. उस एक्स्ट्रा फोर्स का नाम क्या है? स्यूडो फोर्स. उस एक्स्ट्रा फोर्स का नाम क्या है? स्यूडो फोर्स. ठीक है, स्यूडो फोर्स क्या है? अगेन डेफिनेटली वी विल डिस्कस इन द एंड वेरी डीप वी विल डिस्कस इन द लॉज ऑफ मोशन. वहां पे आपको समझ में आएगा स्यूडो फोर्स का क्या मतलब. तो आई होप कि यहां तक आपको सारा चीज समझ में आया होगा. इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन के. मोशन कितने टाइप के होते हैं? देखो, अभी आपको रेस्ट क्या है ये अच्छे से क्लियर हो गया, मोशन क्या है ये क्लियर हो गया. रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव चीजें हैं, अब्सोल्यूट चीजें नहीं है, ये आपको समझ में आ गया. ठीक है सर, इनर्शियल फ्रेम क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है ना, ये सारा डिस्कशन, ये जो पूरी कहानी थी, बिल्कुल जो बेसिक्स था जिसको हम बोलते हैं जीरो इस चैप्टर का, वो आपको क्लियर हो गया और शून्य से ही आप शिखर तक पहुंच. ठीक है, तो इसका जो अगला क्लास होगा, जो नेक्स्ट क्लास होगा, जो नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा टाइप्स ऑफ मोशन काफी डिटेल में.
बहुत सारे टाइप्स के मोशन होते हैं, जैसे रेक्टिलिनियर है, कर्विलिनियर है, ये सब अलग अलग आप पढ़ते हो, तो वो सारा आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए, है ना। आपको सारा कंटेंट इसी चैनल पे मिलने वाला है और काफी डिटेल में विथ क्वेश्चंस विथ डिस्कशन मिलने वाला है। तो आपको सब कुछ यही मिलने वाला है, आप आराम से बने रहिए, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।